हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 7th क्लास है हमारी और हमारी बुक चल रही है हमारे अतीत सेकेंड, यानी कि हिस्ट्री की बेसिकली बुक है। और हिस्ट्री में हम लोग जो है आपका 7 चैप्टर आपके पढ़ चुके हैं इतिहास के। तो देखिए 18वीं शताब्दी से लेकर में नए राजनीतिक संगठन। तो आज हम कहाँ पर हैं, ध्यान दीजिए आप। तो 18वीं शताब्दी, और पिछले चैप्टर में हमने कौन कौन से पढ़ा है? 16 से आपके 17वीं शताब्दी के बीच जो स्थिति मंदिरों में रही है, सामाजिक रही है, उन सबको पढ़ा। तो 17वीं के बाद 18वीं आएगी, तो हम 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन क्या हुए हैं उनको हम लोग आपको पढ़ेंगे। सबसे पहले गौर करके चैप्टर में जिस तरह का मैप ये आपको दिखाई दे रहा है, वर्तमान मैप से ये आपको भिन्न नजर आ रहा है, क्योंकि ऊपर का अगर आप मैप देखोगे तो इस तरीके से कुछ होना चाहिए, क्लियर है। लेकिन इस तरीके का ये मैप नहीं है। ये मैप उस समय का है कि जब भारत का विभाजन भी नहीं हुआ था और बंगाल भी आपका जो है बांग्लादेश भारत में ही था। ये तब का जो मैप है, ये हमारा मैप उस समय का, क्लियर है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पुराना मैप है। बस ये हमें समझाने के लिए दिया गया है कि भारत की पहली स्थिति क्या थी, ताकि हम इसको अच्छे से देख सकें और समझ सकें। क्लियर है। देखिए अब इसमें आप सबसे पहले कुछ छोटे छोटे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर आप वर्तमान में कहीं मैप लगाओ आपकी क्लास में तो आप उसको देख सकते हैं। बंगाल की स्थिति देखिए वर्तमान में, और अब कैसा मैप आपको डिफरेंस दिखाई देगा। क्लियर है। ये जो बेल्ट है गुजरात वाली, ये अलग दिखाई देगा, और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आपको अलग नजर। बाकी जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है वो आपको सेम मिलेगा, कोई इतना बड़ा अंतर इसमें है। चलिए, तो ये हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले, जैसे आपको पता है सभी बच्चों को, कोई भी एक बच्चा किसी स्कूल से खड़ा होता है, माइक लेते हैं आप और चैप्टर को पढ़ते हैं, और उसके बाद मैं चैप्टर को आपको समझाता चलूँ। जीआईसी पटकोट, गुड मॉर्निंग चलिए सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? उर्वशी। थोड़े से आगे आइए आप बेटा, थोड़े से आगे आ जाइए ताकि आप कैमरे में दिखाई दे। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप, उर्वशी। और थोड़े से आगे हो जाए बेटा, अभी टीवी काफी दूर है तो लाइट में और अच्छा चमके। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आपको माइक को मुंह के पास रखना है और धीरे धीरे पढ़ना है ताकि सब बच्चों को आपके बात अच्छे से सुनाई दे। ठीक है बेटा उर्वशी, चलिए शुरू करें आप। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें यह दर्शाता है कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयालाल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी में मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, 1761 तब जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य और परिवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में हम आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे। ऐसा कारणों से हुआ बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में से लंबी लड़ाई लड़ते
हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा उर्वशी, आप और किसी बच्ची को माइक दीजिए ताकि वो भी एक पैराग्राफ पढ़ सके। आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात। कोई और बच्चा? शाबाश। कोई और बच्चा? कोई भी पढ़ लीजिए स्कूल से। शाबाश बेटा, बैठना नहीं है, माइक लेके चैप्टर लेके पढ़ना है आपको। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, आप खड़े होके आगे आइए वापस। शाबाश, आप खड़े हो जाए बेटा। आप पढ़ना चाह रहे हैं, आगे से बच्ची पढ़ना चाह रही है। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। पीयूष। ठीक है बेटा पीयूष, ठीक है पीयूष, आपको धीरे धीरे पढ़ना है जैसे उर्वशी ने पढ़ा, ताकि मैं चाहता हूँ सब बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ें और सबको नंबर आए ताकि सब पढ़ सकें। ठीक है, चलिए आप यहाँ से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करें। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषि आंदोलन ने इस समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के बाहर के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति के सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विरोधी समूहों में मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु जब अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया, जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों के में आ रही थी। औरंगजेब की उत्तराधिकार इस बदलाव को रोक न सके। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन शब्द से किया है। बड़े जमींदार जीएसी पटकोट, आप ध्यान दीजिए बेटा पीयूष, माइक को आप मुंह के पास रखिए, आपकी आवाज अच्छी नहीं, साफ नहीं आ रही है, इस वजह से माइक को मुंह के पास रखिए। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हिलिए मत आप। चलिए और दोबारा पढ़ें। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जिसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालात में जमींदार शस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं
जिनकी उससे आशा की जाती है, वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई से के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। ठीक है पीयूष, बैठ जाइए। जीआईसी पटकोट, आप बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्वशी और पीयूष ने पढ़ा। अब चलते हैं जीजीआईसी अजबपुर। जीजीआईसी अजबपुर से कोई बच्ची या बच्चा खड़ा हो जाए बेटा। जीजीआईसी अजबपुर। जीजीआईसी अजबपुर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम पलक है। बेटा पलक, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और माइक को आप मुंह के पास रखेंगे ताकि आवाज अच्छे से आ सके, सब आपकी आवाज सुन सके। चलिए बेटा, चैप्टर पढ़ना है, माइक को मुंह के पास रखना है और धीरे धीरे पढ़ना है। बस। रीडिंग करनी है? जी, रीडिंग करनी है आपको। यस सर। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करें। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासन ना नादिरशाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गए। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शाह अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तात लगा रहा। उसने तो सन 1748 में 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इसमें से एक ने मुगल कोष धन लूटा गया था, उसका वर्णन इस तरह से किया। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए सोने के बर्तन, लगभग 5 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजों से ले गया, जिसमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जैसे तख्ते ताउश यानी मयूर सिंहासन। अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे वह बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्होंने कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को अनेक कोनों में खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह से सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वह अब बेघर हो गए। नया शहर अब मलबे का डेरा बन गया। तब शहर ने पुराने महलों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। पर साम्राज्य पर चलिए एक काम करिए, सब और जीआईसी जयपुर और कोई बच्ची पढ़ना चाहे
आपने पढ़ लिया एक पैराग्राफ, और कोई बच्ची पढ़ना चाहे जीएसए जयपुर से? यस सर। हाँ, कोई और बच्ची हो जो माइक लेकर आपको चैप्टर को पढ़ना चाहे? शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड आशना। मॉर्निंग। ठीक है आशना, धीरे धीरे पढ़ेंगे, माइक को मुंह के पास रखिए। चलिए शुरू करें। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुर्क मूल के काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बन रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगलों बादशाहों फर्रुख सियर 1713 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह 1754 और शाह आलम द्वितीय 1759-1816 को उनके अभिजातों को ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप में के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। जब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए, जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिये राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए आप, शाबाश। जीएसए जयपुर, बैठ जाइए, वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल बाद में लेंगे आपका नंबर, बैठ जाइए। चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे 17वीं 18वीं शताब्दी को हम लोग आपका देख चुके हैं, मतलब 16वीं शताब्दी को, और 18वीं शताब्दी के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो जीएससी पटकोट ध्यान दीजिए, जीएससी जयपुर ध्यान दीजिए, जीएससी पटकोट ध्यान दीजिए, सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए क्या कह रहे हैं कि आप चित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए पहले सबसे पहले ये काम करते हैं, दोनों मानचित्रों को देखते हैं। पहला मानचित्र हम सबसे पहले आपका देख चुके हैं, ये हमारा मानचित्र नंबर कौन सा है आपका, ध्यान दीजिए, ये हमारा मानचित्र नंबर 1 है। कौन सा है? मानचित्र नंबर आपका 1 हमारा ये हो गया। अब हम इसके बाद सेकंड मानचित्र को देखते हैं। ये देखिए सेकंड मानचित्र हमको दिखाई देगा। अब सेकंड मानचित्र में हम क्या देख रहे हैं कि हमको अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कुछ संगठन दिखाई दे रहे हैं। जैसे लाहौर के निकट सिख संगठन दिखाई दे रहा है, गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में हमको राजपूत दिखाई दे रहे हैं, और ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अगर आप पूरा देखोगे तो यहाँ पर आपको मुगल दिखाई देंगे या दिल्ली सल्तनत आपको दिखाई देगी। क्लियर है? मुगल दिखाई देंगे। इसके साथ आप नीचे बढ़ोगे तो आपको महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आपको मराठा, जो आपका पूना है, महाराष्ट्र है, इस क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। बीच में हैदराबाद में आपको निजाम दिखाई देंगे। क्लियर हो गया? कर्नाटक के निकट ये आपका मैसूर दिखाई देंगे। क्लियर है? जो वर्तमान का कर्नाटक है, पहले इस वाले क्षेत्र को कर्नाटक कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में कर्नाटक क्या है, तो कभी कंफ्यूज मत होना। त्रावणकोर में आपको कुछ दिखाई देगा। ठीक, ये उत्तरी सरकार है। तो कहीं ना कहीं भारत में छोटे छोटे राजा आपके शासन कर रहे थे। क्लियर है? मान लीजिए पूरा भारत है, अगर आप इस मैप को देखोगे तो आपको दिखाई देगा तो मुगल साम्राज्य जो था आपका इतने क्षेत्र तक फैला हुआ था। क्लियर है?
और यहाँ पर वो सीधा नियंत्रण ना करके मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से नियंत्रण करते थे। जैसे बंगाल में वो किसी को गवर्नर नियुक्त कर देते थे, अवध में किसी को गवर्नर नियुक्त कर दिया, क्लियर है। गुजरात वाले क्षेत्र पर नियुक्त कर दिया, यहाँ किसी को अपना सूबेदार बनाकर भेज दिया। तो इस तरीके से ही दिल्ली सल्तनत में आपका शासन आपका चलता था, क्लियर है। आप यहाँ देखेंगे आप कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी की पूर्वार्ध के दौरान, अगर आप पहले की बात करो शुरुआती दौर में, तो उपमहाद्वीप के कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटना घटी। कुछ ऐसी घटना यहाँ पर घटी थी जो उल्लेखनीय है, जिनको लिखा गया है, जिनको हमको देखना चाहिए। जैसे गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों का उदय से मुगल साम्राज्य की सीमा में इस तरह बदल गई। कह रहे हैं कि जब नए छोटे छोटे आपका साम्राज्य बने, आप देखिए किसी बड़े पार्ट में से टूट के कोई छोटा आपका साम्राज्य बनेगा। और आप जानते हैं कि जब 1707 में आपका औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल आपके सेंट्रलाइज, यानी कि पावर कहाँ थी, आपकी केंद्र में थी। जैसे ही औरंगजेब मर गया उसके बाद कोई इतना मजबूत उत्तराधिकारी नहीं आया जो उसके पूरे राज्य को आप जितना शासन था आपका टेक ओवर करता। जैसे हैदराबाद के निजाम अपने आप को आपका फ्री मानने लगे। बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां, उसने अपने आप को फ्री घोषित कर लिया, क्लियर हुआ। अवध के नवाब अपने आप को फ्री अलग मानने लगे। इस तरीके से छोटे छोटे आपके हिस्सों में आपका राज्य आपका टूटने लगा और नए राज्यों का उदय हुआ और मुगल साम्राज्य की सीमा किस तरह से हो आपका बदल गई। आपका नया राज्य बनेगा तो उसकी एक सीमा बनेगी और डिसाइड होगी। देखते ही 1765 की एक अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्से पर सफलतापूर्वक हड़प लिया। अब आप जानते हैं, अब आपसे मेरे लिए आपको क्वेश्चन है कि 1765 में कौन सा युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एक युद्ध हुआ था। और आप जानते हैं इसमें बंगाल का नवाब, अवध के नवाब और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे सम्राट थे मुगल बादशाह वो भी भाग ले रहे थे। अब आपको पता करना है ये कौन सा युद्ध था जो आपका 1765 में हुआ है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आपको देखना है। इसी युद्ध के बाद क्या हुआ, जो हमारा पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर ब्रिटिशों का नियंत्रण हो गया। यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है आपका बंगाल वाला, यहाँ कौन आ गए, अंग्रेज आ गए, ठीक है। और इसी बंगाल में उस टाइम में आपका कुछ पार्ट वर्तमान का जो आपका उड़ीसा वाला है ये भी आता था, क्लियर है। और कुछ ये क्षेत्र भी लगते थे, क्लियर है। तो इस सारे क्षेत्र में आपका 1765 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने युद्ध जीता और इन क्षेत्रों पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया और यहाँ की जमींदारी और सारी व्यवस्था यानी कि दीवानी और फौजदारी व्यवस्था उनके ऊपर आ गई। ठीक, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे। यह दर्शाता है कि 18वीं शताब्दी में एक ऐसी अवधि थी, अवधि का मतलब टाइम पीरियड या ऐसा समय था जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समांतराल में तेजी से अचानक बदलना शुरू हो गई। खैर समय तो बहुत कम लगा लेकिन चेंजेस कैसे हो गए, बहुत बदलाव। औरंगजेब की मृत्यु हुई, कोई राजा इतना मजबूत हुआ नहीं, छोटे छोटे आपके राज्य बनने शुरू हो गए। और उसी समय क्या हुआ, 1765 में एक यूरोप की कंपनी आई जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने आकर बंगाल को अपना कब्जा कर लिया और अपना दबदबा बना लिया। तो क्या हुआ, बहुत छोटा सा समय है और बहुत कुछ चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, नए नए परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, नई व्यवस्थाएं दिखाई देंगी। कह रहे इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मोटे तौर पर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। अब आपको ढूंढना है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। अब आप ये भी देखिए 1761 में एक पानीपत का युद्ध लड़ा है बाबर ने, किसके साथ, बहलोर आपके लोधी के साथ जो आपका दिल्ली सल्तनत का था। और दिल्ली सल्तनत को ही समाप्त कर बाबर क्या बना था, दिल्ली का मुगल बादशाह बना था। पानीपत की लड़ाई लड़ी थी उसने, लेकिन वो पानीपत की प्रथम लड़ाई थी। अब आपको देखना है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई किस किस के बीच हुई। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए कि पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच हुई 1761 में, और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पहला दिया था, सबसे पहले ये दिया था कि 1765 में कौन सा युद्ध हुआ था और कौन कौन इसमें लड़ रहे थे, ये आपको देखना है। जिससे क्या हो गया था, बंगाल में अंग्रेज आपका स्टेब्लिश हो गए थे। तो ये आपको देख के लाने हैं, ये क्वेश्चन आपको घर से पढ़ना है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। दो क्वेश्चनों के साथ अगर आपने थोड़ा सा अभी मेहनत कर ली, ढूंढ लिया, तो ये पूरा चैप्टर आपके क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि कैसे क्या कुछ आपके बदलाव हो रहे हैं, क्लियर है।
समय समाप्त हो रहा है, अगली कक्षाएं हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का।